DTA भागलपुर सीटेट का सच्चा साथी हर कदम आपके साथ। आइए मित्र, ऑनलाइन परीक्षा 27 दिसंबर 2021 पेपर 1 एनवायरनमेंटल स्टडीज के दमदार 30 प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है, राधा के शिक्षक यह अवलोकन करते हैं कि राधा को श्याम पट्ट पढ़ने में आँखों की समस्या है, यानी विटामिन ए आँखों की समस्या है। विटामिन ए वो रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल वगैरह। हाँ जी। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि राधा को ऐसे खाद्य पदार्थों की मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता है जिनमें निम्न पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में हों। विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी। क्या हो जाएगा हमारा उत्तर? यस, ए, विटामिन ए। विटामिन ए और विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा पका हुआ पपीता में, गाजर में, आंवले में भी पाया जाता है। हालांकि आंवले में विटामिन सी पाया जाता है, दोनों ही पाया जाएगा। तो खैर हमारा रेटिनॉल रासायनिक नेम विटामिन ए हो जाएगा उत्तर। और सुने, विटामिन के जो होता है फिलोक्विनोन रासायनिक नेम, फिलोक्विनोन। और रक्त का थक्का नहीं बन पाता, जैसे चोट लग गई तो रक्त का थक्का नहीं बन पाएगा। आपने देखा होगा एकदम में रम खेलवना गिर गया, चोट लग गया, हा करके खून बह रहा है। देखते हैं धीरे धीरे परत जम जाता है ना, थक्का जम जाता है, खून बहना बंद हो जाता है। एकरे कारण होता है विटामिन के। कमी हो जाएगा तो थक्का नहीं जमेगा, खून एकदम फपक फपक करके फुचौक मारेगा नहीं हो। हाँ, विटामिन ई देखिए, विटामिन सी आपका एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, स्कर्वी, मसूड़े का फूलना आदि दांतों का रोग जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, इसमें जो है विटामिन सी किसमें? तो आंवला में, साथ ही साथ नींबू में, संतरा में और ब्रोकोली विटामिन सी प्रचुर मात्रा में रहता है। ब्रोकोली हरका वाला रहता है ना हो, गोभी। अब विटामिन डी देखिए, कैल्सीफेरोल जो होता है, सूर्य की प्रकाश से विटामिन डी की प्राप्ति होती है। रिकेटस हो जाता है इससे, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया, रिकेटस रोग वगैरह। चलिए जी, और विटामिन ई की यदि बात करें तो टोकोफेरोल होगा, प्रजनन शक्ति कमज़ोर हो जाती है, प्रजनन शक्ति। खैर यहाँ हमारा दूसरा नंबर उत्तर होगा। नेक्स्ट, कौन सा वन्य जीव संरक्षण क्षेत्र हंगुल मृग के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? लीजिए, हंगुल मृग देखें तो दाचीगम जो है, दाचीगम वन्य जीव संरक्षण, वो हंगुल मृग के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। दाचीगम कहाँ है दोस्त? तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें तेंदुआ, हिम तेंदुआ, काला भालू, बूढ़ा भालू, जंगली बिल्ली, ये सब भी प्रसिद्ध रूप में संरक्षित रखा जाता है। ठीक। अच्छा, एक आपका जिम कॉर्बेट पूछा जाता है अक्सर, जिम कॉर्बेट है ना जी। जिम कॉर्बेट वही उत्तराखंड के नैनीताल जिले में जो है, उत्तराखंड, 1936 में स्थापना हुआ था। जिम कॉर्बेट हैली राष्ट्रीय उद्यान जो है, जिसका पहला नाम है हैली जी। ठीक है, तो ये नैनीताल, उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कौन? जिम कॉर्बेट, है ना जी। और बात करें यदि सरिस्का की, तो सरिस्का कहाँ है? तो सरिस्का राजस्थान के अलवर ज़िला में स्थित है, राजस्थान के अलवर ज़िला में है। तो दोस्त हमारा दाचीगम उत्तर हो जाएगा, जो कि जम्मू कश्मीर में हंगुल मृग, जो हंगुल डियर होते हैं, उसके लिए फेमस है दाचीगम। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 63, संपूर्ण विश्व में शुरू होने वाली ओजोन परत का संरक्षण एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय O3, वो ओजोन का लेयर जो होता है ना, क्षय हो रहा है ना, ओजोन की परतें क्या करती हैं? पारा बैगनी जो किरणें होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज, उनसे हमारा बचाव करती हैं, नहीं तो स्किन डिजीज हो जाएगा, शरीर पे फोड़े, फुंसी,
शरीर का कैंसर वगैरह, स्किन डिजीज वगैरह, ये सब हो जाएंगे, है ना। लोगों का चेहरा काला पड़ेगा, जैसे दक्षिण अफ्रीका, जैसे अफ्रीका में क्या है, परत फट सी गई है। अच्छा, कैसे? तो जो CFC गैसें होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, जैसे दाढ़ी बनाने वाला जो ब्रश होता है, वो जो ये जेल होता है दाढ़ी बनाने वाला, एयर कंडीशनड से जो निकलता है, फ्रिज से जो निकलता है, हाँ, तो ये सब के गैस जो निकलते हैं, इनसे क्षति होता है। ठीक है दोस्त। तो पहल है, ओजोन परत का संरक्षण किस कारण प्रारंभ हुआ, इसका चुनाव कीजिए। तो किस कारण से मॉन्ट्रियल, इसका चुनाव कीजिए। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, हाँ जी, समझे बात को। सबसे पहले तो देखें, ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसके कारण से जो है ना संरक्षण सम्मेलन एक प्रकार का हुआ था, एक सम्मेलन, ठीक है, प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल जो हुआ था, मॉन्ट्रियल सम्मेलन। पर ओजोन परत को बचाने के लिए कब हुआ था? 16 सितंबर 1987 को प्रारंभ हुआ था। 16 सितंबर, आप जानते हैं विश्व ओजोन दिवस जो है 16 सितंबर को मनाते हैं, 16 सितंबर को, और 1987 को प्रारंभ हुआ था। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। और इस क्योटो प्रोटोकॉल में, इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ग्रीन हाउस गैसों की पहचान करना, भूमंडलीय ताप था जो जियोथर्मल टेम्परेचर को कम करने के लिए प्रारंभ भी किया गया, जियोथर्मल भूतापीय, तो 1997 में प्रारंभ किया था। तो जो कि डरबन में, कहाँ पर? डरबन शिखर सम्मेलन में किया गया था। तो ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट वगैरह आप जानते होंगे, है ना दोस्त। चलिए, 16 सितंबर आपने याद रख लिया, विश्व ओजोन दिवस, बेहतरीन। और ये हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसका उत्तर हो जाएगा। रामसार सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल, डरबन समिट, डरबन, ये डरबन नहीं, डरबन मैंने क्या बताया ना, डरबन दोस्त ना 1997 में भूमंडलीय टेम्परेचर जो है, जियोथर्मल टेम्परेचर जो है, उसको कम करने के लिए 1997 में जो है ना एक सम्मेलन किया गया था, भूताप को कम करने के लिए। तो ये तो हमारा होगा नहीं, ये बात हो रही है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट नंबर हमारा प्रश्न है, वह पक्षी जो दिल्ली में सामान्य रूप से, लीजिए दिल्ली अब जाइए, सामान्य रूप से दिखाई देता था, परंतु अब इस चिड़िया के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु तो एक विशेष दिन मनाया जाता है, क्योंकि शहरीकरण के कारण यह दुर्लभ, शहरीकरण, शहर का वास हो गया है, जंगलों को काट करके लोग नगर स्थापित कर रहे हैं, बिल्डिंग पे बिल्डिंग, 2 मंजिला 3 मंजिला 3 तल्ला 40 तल्ला पीटे जा रहे हैं, है ना दोस्त। तो चलिए, ये बातें हमारी ना गौरैया की हो रही है, ठीक, गौरैया की हो रही है। क्या होता है गौरैया? विश्व गौरैया दिवस की बात करें, 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस, 20 मार्च को, हाँ जी, 20 मार्च को 2010 से शुरू किया गया था, 20 मार्च 2010 से शुरुआत हुई थी विश्व गौरैया दिवस। और इसकी थीम आई हुई थी विश्व गौरैया दिवस 2021 में, जो थीम आई हुई थी वह आई लव स्पैरो, स्पैरो मीन्स गौरैया, आई लव स्पैरो रखा गया था इसमें नाम। ठीक है जी दोस्त। चलिए, गौरैया, अच्छा, गौरैया अक्सर हम अपने इर्द गिर्द भी देखते हैं। ये पक्षी देख पा रहे हैं आप, ये पक्षी देख रहे हैं गौरैया, आपकी सुविधा के लिए चित्र भी लगा दिया गया है, अक्सर हमारे इर्द गिर्द भी देखने को मिलता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के पड़ाव की ओर। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर आप नावों का उपयोग यातायात के साधन के रूप में देख सकते हैं? चलिए, कश्मीर में, केरल में, कुछ याद आया? कश्मीर में चलती है डल झील, कश्मीर में डल झील, और डल झील में आपने देखा होगा क्या? डोंगा, शिकारा,
हाउस बोट जो 80 फीट तक लंबा और 9 फीट तक चौड़ा होता है। टूरिस्ट वगैरह जो विदेशी हैं यहाँ ठहरते हैं। और डोंगा जो होता है वो ग्रामीण लोग निवास करते हैं। साथ ही साथ केरल में भी हाउस बोट चलती है। अच्छा, केरल में और बात करें तो वल्लम लकड़ी की छोटी नाव, फेरी लकड़ी की छोटी नाव। और कुछ छूट गया क्या? नहीं ना। चलिए, आप DTA भागलपुर सुरक्षित हाथों में हैं। सिक्किम दार्जिलिंग नहीं, हमारी NCERT में भी वर्णन है। दूसरा नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। आपने देखा तो है, कश्मीर में बर्फ़ वगैरह होती हैं, झीलें होती हैं अधिक, इसीलिए नाव का प्रयोग करते हैं। बड़ी बड़ी नाव वगैरह, माल वगैरह भी ढुलवाया जाता है। और केरल में आपने ओनम त्यौहार देखा होगा। ओनम नौका दौड़ से संबंधित है, केरल का ओनम पर्व। तो हमारा उत्तर B2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक कीटभक्षी पौधा नहीं है? लीजिए, हमने अपनी क्लास में बहुत दमदारी के साथ पढ़ाया हुआ है। कीटभक्षी पौधा जैसे घटपर्णी पौधा निपैंथिस होता है, जैसे आपका निपैंथिस है, उसी प्रकार से डायोनिया, संड्यू, ये सब घटपर्णी पौधे हैं। और बात करें तो ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, जो घटपर्णी निपैंथिस है, फिर से सुने, निपैंथिस, ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, डायोनिया, ये सब कीटभक्षी पौधे हैं। नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए अन्य छोटे छोटे जीव जंतु का शिकार करते हैं, है ना। इन्हें ब्लैडर वर्ट भी कहा जाता है। ब्लैडर वर्ट। और ये जो आपका डायोनिया जो होता है, ये कीटभक्षी जो पौधा है, इसे वीनस फ्लाई ट्रैप कहते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप नाम से जाना जाता है। नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति करने के लिए ऐसा करते हैं। एक प्रकार का क्या निकालते हैं? आवाज़ नहीं, कदापि नहीं मारना है। एक प्रकार की सुगंध निकालते हैं। हाँ जी, कीटों का भक्षण करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन तत्व के लिए। चलिए, हमारा उत्तर हो जाएगा एजीरेटम, जो कि हमारा नहीं है। नेक्स्ट देखें, कहता है रानी को एक कपड़े का टुकड़ा प्राप्त होता है जो कि 67 नंबर प्रश्न, बहुत मजबूत और चटक रंग का है, अधिक छिद्रयुक्त नहीं है, जलने पर गंध उत्पन्न करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है। अच्छा, बात समझें। कह रहा है ये सारी विशेषताएं जो हैं, क्या रेशम के कपड़े में होती है, क्या पॉलिस्टर के कपड़े में, क्या रेयॉन में, क्या सूती कपड़े में? हाँ, देखें, रानी को एक कपड़ा प्राप्त होता है, तो वो कौन सा कपड़ा है? बहुत मजबूत और चटक रंग का है। हाँ, क्या है? काफ़ी जो है ना ब्राइट कलर का है, चटक रंग। देखिए अंग्रेजी में ब्राइट कलर, तो चमकीला, ये पॉलिस्टर की विशेषताएं होती हैं, काफ़ी चमकीला होता है। और क्या? अधिक छिद्रयुक्त नहीं होता है, बिल्कुल जलने पर गंध करता है, पॉलिस्टर को जलाने पर गंध करता है, सभी जगह उपलब्ध है तथा इसके बहुत से उपयोग हैं। जी हाँ, उच्च तापमान में नहीं पहना जा सकता है, तुरंत जो है ना लहलहा जाता है, माने तुरंत जो है आग पकड़ लेता है, पॉलिस्टर होता है ना ऐसा। उच्च तापमान पर नहीं पहन सकते हैं यह कपड़ा, पॉलिस्टर वाला। अच्छा, और बात करें तो पॉलिस्टर को इंग्लैंड में सर्वप्रथम जो है ना विकसित किया गया था। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। दूसरा हमारा उत्तर है, चलिए, यदि भिन्न प्रजाति के दो जीव संपर्क में एक साथ आते हैं, ठीक, अलग अलग प्रजाति का दो जीव आता है एक साथ संपर्क में, इस संबंध में एक जीव को फायदा होता है तथा दूसरे को नुकसान। लीजिए, एक को फायदा हो रहा है, दूसरे को नुकसान है, सीधी बात है, परजीवी है, पैरासाइट है। क्या है? पैरासाइट।
जैसे कि बाल में ढिलवा रहता है, हैं, कजली को जैसे पकड़ लिया माथा में ढिलवा तो आपको तकलीफ दे दिया, खुद का पेट भर लिया। जैसे गैया, भैंसिया, ठेंगिया जोंक, भैंसिया जोंक, हम जब पानी में घुसते हैं तो हमारे भी पैर में चिपक जाता है, तो खुद का फ़ायदा किया ना, हमें तो नुकसान पहुंचा दिया। जब एक को फ़ायदा हो दूसरे को नुकसान हो तो उसे पैरासाइट कहते हैं, परजीवी कहते हैं। हाँ ठीक। और जैसे जोंक वगैरह हो गया, जैसे एंटी अमीबा, एंट अमीबा, अमीबा वगैरह जो होता है ये भी जो है परजीवी के उदाहरण हैं। और यदि बात करें सहजीवी का, किसका, सहजीवी, सिम्बायोसिस का, तो सिम्बायोसिस क्या होता है, जब दोनों को फ़ायदा होता है, जब दोनों को फ़ायदा होता है उसे सहभागी भी कहते हैं, सहभागिता या सहजीविता, सिम्बायोसिस। कुछ बात समझे? जैसे भैंस की पीठ पर बगुला, तो बगुले को मिल गया खाने के लिए भोजन और भैंस का नोचनी, खुजली, ईचिंग दूर हो गया, दोनों को हुआ ना फ़ायदा। तो दोनों ही सहभागी हुए, दोनों ही सहजीवी हुए, दोनों को लाभ पहुंचता है। तो ऐसे को कहा क्या जाता है, सिम्बायोसिस कहा जाता है। जैसे बात करें हम, कवक होता है, फफूंद होता है, लाइकेन, लाइकेन सहजीवी का सर्वप्रथम बहुत अच्छा उदाहरण है। लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन के अंदर कवक, फफूंद, लाइकेन जो होता है, लाइकेन के अंदर शैवाल हो गया, शैवाल भोजन बनाने का काम करता है, अलगी। और कवक जो फंगस होता है, कवक, तो वह रहने के लिए आश्रय प्रदान करता है, किसको, शैवाल को। तो एक शैवाल भोजन बनाता है और दूसरा कवक रहने के लिए स्थान देता है, तो दोनों एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं ना। इसीलिए सबसे बेहतरीन उदाहरण है आपका सहजीविता का, कौन, लाइकेन। साथ ही साथ गैस्ट्रोपोड, गैस्ट्रोपोड, गैस्ट्रोपोड जो कवच होता है उसमें केकड़ा वगैरह रहता है, हाँ, केकड़ा रहता है और ऊपर में एनीमोन चिपका रहता है, एनीमोन, व्हेल वगैरह और जलीय जीव जो है उस सब से रक्षा करता है। आपने प्रश्न देखा होगा अक्सर, क्या, भैंस की पीठ पर बगुला, क्या बीन बजा रहा है, एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचा रहा है, सिम्बायोसिस। चलिए अगला प्रश्न, यहाँ दूसरा हमारा उत्तर हो जाएगा, ये सॉरी पहला हमारा उत्तर हो जाएगा पैरासाइट, परजीवी। कहता है कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ग्रीन हाउस गैस जो होती है CH4 ये है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2 ये नहीं होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये होती है, सल्फ़र डाइऑक्साइड जो होती है SO2 वगैरह ये नहीं होती है ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है ना, ग्रीन हाउस होता क्या है, ग्रीन हाउस एक ऐसा प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह, किसी प्लैनेट या सैटेलाइट वगैरह में वातावरण में मौजूद गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करते हैं, यानी टेम्परेचर वगैरह को कंट्रोल करते हैं। नाम से स्पष्ट है, ग्रीन यानी आपके रहने उपयुक्त बनाते हैं, रहने के लायक बनाते हैं। हाँ जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड देखें, आप समझ तो गए ना, ग्रीन हाउस रहने के लायक बनाने वाला, टेम्परेचर को नियंत्रण में करने वाला, टेम्परेचर को अनुकूलित बनाने वाला। तो ये गैसें होती हैं, कौन नहीं होता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और यही हमारा उत्तर हो जाएगा तीसरा। और बात को यदि हम समझते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड ये किससे निकलता है, ईंधन से, कोयला, तेल, पेट्रोलियम आदि जलाते हैं, जंगलों में आग वगैरह लग जाती है, इनसे उत्पन्न होता है। मीथेन गैस जो होता है तो तेल वगैरह के रिसने से, धान वगैरह का खेत होता है, जो पशु वगैरह जो जुगाली जो करते हैं उनसे भी प्राप्त होता है। गैस वगैरह जो है ना, रिश्ते हैं उनसे प्राप्त होता है मीथेन गैस। गोबर गैस वगैरह आपने देखा होगा, उनसे प्राप्त होते हैं CH4। अब देखें, अच्छा, एक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन होता है CFC गैस, वो HFC जो गैस होता है, तो उद्योग धंधा के द्वारा जो है अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, उसके द्वारा निकलता है।
और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो आपका होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह जो पदार्थ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, उनसे निकलता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अच्छा, सल्फर ये जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है आपने देखा होगा अम्ल वर्षा में, किसमें? अम्ल वर्षा में, अम्ल वर्षा करवाने में जो है नदियों होता है। अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब होता है ना, NH3 वगैरह। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 जो गैस होता है वर्षा के पानी में जो है घुल जाता है, और वर्षा का पानी जिससे क्या हो जाता है? एसिडिक हो जाता है। ताजमहल का रंग पीला पड़ने का कारण, अन्य बिल्डिंगें जो हैं, इमारतें जो धरोहरें हैं, वो पीला पड़ने का कारण क्या है? यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। साथ ही साथ अमोनियम वगैरह, अमोनिया। चलिए, यहाँ हमारा तीसरा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर, निम्न में कौन सा पौधे के उपयोग डब्बे बनाने एवं मकान बनाने में होता है? डब्बे बनाने में, मकान बनाने में। अच्छा जी, तो गन्ना, बांस, मक्का, घास, क्या बांस हो जाएगा? बांस का उपयोग करते हैं हम। बांस का पौधा डब्बा बनाने में, अब मकान बनाने में आपने असम वगैरह में देखा होगा बांस का ही घर बनाया जाता है। बांस का जो होता है, बांस का रस वगैरह, बांस का जो जूस होता है, उससे दवाई भी तैयार किया जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? बैम्बूसा वुल्गारिस, बैम्बूसा वुल्गारिस होता है। यह एकमात्र ऐसा पौधा होता है जो मतलब कोई भी वातावरण में तेज़ी से बढ़ता है, तेज़ी से एकदम जो है ना पनप जाता है, गजड़िया आ जाता है। और बांस क्या है? पूछा गया प्रश्न है, घास है। क्या है? घास है ना दोस्त। अच्छा, बांस वगैरह का ही डिज़ाइनदार बर्तन जो है तैयार किया जाता है। कहाँ? वही लॉटरी खेती, जो झूम खेती होता है आपका, टीन खेती, लॉटरी खेती, स्थानांतरित खेती, काट एवं दग्ध खेती, स्लैश एंड बर्न। मिजोरम की बात, जहाँ पर चेराओ नृत्य होता है, जहाँ पर बैम्बू डांस होता है। पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट हैं, 7 स्टेट है ना। क्या है ट्रिक? ATM आना मम्मी, ATM आना मम्मी। अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, मेघालय है, असम है, नागालैंड है ना साहब। इसी प्रकार से चलिए, यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा दूसरा। डिब्बा बनाने में, मकान में बनाने में भी प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट, निम्न में कौन सी भोजन संबंधी आदत कार्बन पद चिन्ह को कम करने में मदद करेगी? Which one of the following food habit will help to reduce carbon footprint? अब कार्बन फुटप्रिंट होता क्या है? हाँ, कार्बन पद चिन्ह को कम करना है। क्या करना है? कम करना है। कहने का मतलब है कार्बन का उत्सर्जन किससे कम आएगा? कम होगा। इससे मांस एवं मछली, संरक्षण खाद्य पदार्थ, डिब्बा बंद बीन्स, दूध से बना पदार्थ वगैरह, रसगुल्ला, छेना, पनीर आदि स्थानीय रूप से उगाए हुए खाद्य पदार्थ। हमारा 4 नंबर होगा। स्थानीय रूप से मतलब वहाँ जो इर्द गिर्द में उगने वाला मौसमी फल है, मौसमी सब्जियां हैं, जो स्थानीय रूप से, जिसमें कि हम फर्टिलाइज़र का, जो केमिकल फर्टिलाइज़र, जो उर्वरक होते हैं, हाँ, जो रासायनिक उर्वरक खाद वगैरह जो होता है, रासायनिक केमिकल की मात्रा जिसमें है, केमिकल की मात्रा ज़्यादा है तो समझिए कि कार्बन ज़्यादा होगा। तो कार्बन पूछ रहा है कम, तो स्थानीय रूप से उगाया जाने वाला। नहीं समझे? फिर समझिए। कहता है भोजन संबंधी आदत कौन सा कार्बन पद चिन्ह को कम करेगा? तो कम करेगा, सबसे पहले ये देखिए, स्थानीय रूप से। स्थानीय रूप से मतलब हम अपने इर्द गिर्द में लौकी, झींगा, खीरा वगैरह या कद्दू वगैरह लगाते हैं। क्या उसमें रासायनिक उर्वरक ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं? घर का राख छावरों वगैरह दे देते हैं, हाँ, गोबर वगैरह दे देते हैं, आपने देखा होगा ना। तो इनसे क्या कार्बन ज़्यादा उत्पन्न होगा? नहीं। तो कार्बन किससे ज़्यादा उत्पन्न होता है? रासायनिक जो उर्वरक होते हैं, जो उद्योग, जो फैक्ट्रियां वगैरह उत्पादन करते हैं, उनसे निकलता है। किसी मनुष्य के द्वारा बड़ी मात्रा में खेती करते हैं और दोहन के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में फसल उपजाने के लिए क्या करते हैं? हम केमिकल पेस्टिसाइड्स वगैरह का, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं।
रासायनिक उर्वरक का, तो उससे कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में उत्सर्जित होगी। बोले तो ग्रीन हाउस को इफेक्ट पहुंचेगा। तो क्या कहा गया? स्थानीय रूप से कार्बन चिन्ह कम, कैसे? तो स्थानीय रूप से उगाया गया खाद्य पदार्थ वगैरह का सेवन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा उगाना है, और यही तो हमारा 4 नंबर होगा। समझे कि नहीं दोस्त? कार्बन पद चिन्ह वगैरह मतलब कार्बन का उत्सर्जन होना, कार्बन पद चिन्ह, कार्बन का उत्सर्जन होना। और जब खेती की बात करेंगे तो कार्बन केमिकल खाद, केमिकल उर्वरक से ज़्यादा निकलेगा। यदि फैक्ट्री की बात करेंगे तो केमिकल ज़्यादा निकलेगा। तो कम किससे होगा? तो स्थानीय रूप से फल, साग, सब्जी वगैरह उत्पादन करेंगे और उन्हीं का सेवन करेंगे। 4 नंबर, इन सब से बेहतरीन विकल्प 4 नंबर। यस, अब समझे बात को? हाँ, अब बुझा तो बुझा, नहीं तो जेट 700 से पूछे। चलिए देखिएगा अगला प्रश्न 72 कहता है। 72 नंबर प्रश्न हमारा, कर्क रेखा लीजिए। कर्क रेखा मित्र पर गमछा झार, क्या है ट्रिक? मित्र पर गमछा झार भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। मित्र पर गमछा झाड़, देखिए आपका मित्र पर गमछा झार 8 राज्य मिले। मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, ये आपका गुजरात है, ये क्या है? मौसे मध्य प्रदेश है, 6 से क्या है? छत्तीसगढ़ है, झ से झारखंड है, झ से झारखंड है। ठीक, ये हमारे 8 राज्य हो गए। आप जानते हैं कि भूमध्य रेखा जो होता है उत्तर में, भूमध्य रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश, इसी को तो कर्क रेखा कहा जाता है। हाँ, कुल 8 जो है ना भारत से गुजरती हैं। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरते हैं अक्षांश रेखा, इसी को तो कर्क रेखा कहते हैं। इसके अलावा कर्क रेखा जो होती है ना, वो आप ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, ओमान वगैरह, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मिस्र, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली और इत्यादि जो है ना, मैक्सिको वगैरह, इस सब देश से भी गुजरता है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर हमारा देखिए इस ऑप्शन में ऑप्शन संख्या बी में गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। मित्र पर गमछा झाड़ ट्रिक याद रखें, बस झाड़ दीजिए एकदम घपा करके, एकदम पचपचा के निकल जाएगा। बी नंबर उत्तर। चलिए अगला प्रश्न, एक शहरी परिवेश में कोई सब्जी बेचने वाला अपने उत्पाद को लंबे समय तक नहीं रख सकता है, ठीक है। इस कारण तुरंत ही उसने दामों पर बेचने का निर्णय लिया, उसे कम दामों पर बेचने का निर्णय लिया, ठीक। तो वह सूचना प्राप्त निर्णय के लिए शिक्षित नहीं है, उसमें विक्रय बेचने की कला, शीघ्र खराब होने वाला सामान होने के कारण संकटाग्रस्त बिक्री। देखिए परिरक्षण से यह चैप्टर से लिया गया है, भोजन का परिरक्षण। यहाँ हमारा उत्तर हो जाएगा कि नहीं? सी नंबर, शीघ्र खराब होने वाला सामान है, हाँ, तो कम दाम पर बेच रहा है। किस कारण से? तो सी नंबर के कारण से 3 नंबर हमारा उत्तर होगा। भोजन का परिरक्षण, प्रिजर्वेशन, हमने पढ़ा भी है। जैसे धनिया वगैरह खुले में छोड़ देते हैं, भात वगैरह जो होता है उसको कटोरी में खुले में पानी पर तैरा देते हैं, है ना साहब। आम वगैरह है अचार बना लेते हैं, सेब वगैरह है तो जेली बना लेते हैं, जेली, जैम ना दोस्त। तो यही तो है हमारा सी नंबर। कोई बुड़बक थोड़े है कम दाम पर बेचेगा, बुद्धू थोड़े है देवरा मास्टर की तरह, हैं। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा, कॉमन सेंस, बस कोसाइंस देखा, कॉमन साइंस कितना है बेहतरीन। आइए दोस्त अगला प्रश्न 74, निम्न में किस पक्षियों की चोंच में छानने की प्रणाली होती है? छानने का ये फ्लेमिंगो जो होता है ना, हंसावर पक्षी, उसमें पाया जाता है। हंसावर पक्षी जो फ्लेमिंग होता है, फ्लेमिंग पक्षी, फ्लेमिंगो, हाँ, चोंच में छानने की प्रणाली होती है।
मतलब निस्यंदन जो है ना प्रणाली होती है। पानी में जैसे कि रेत वगैरह बालू वगैरह मिला हुआ है तो पानी पी लेगा आराम से, बालू वगैरह छोड़ देगा। ये आप अक्सर देखिएगा जल के किनारे, कौन, राजहंस जो होता है, जो हंसावर होता है, अरे हंस जो है ना राजहंस हो, ओकरे बारे में तो बोल रहा है, ये नहीं देख रहे हैं फोटो? राजहंस जो है वही हंसावर, फ्लेमिंगो, हंस के बारे में बोल रहा है। नहीं, सरस्वती माता रखती हैं अपन जिमा में, हैं अपन तिजोरी में रखती हैं, तो दूध का दूध पानी का पानी करते हैं। दूध में पानी मिला हुआ है, पानी छोड़ देगा दूध पी लेगा, कुछ ही पानी पी लेगा दूध छोड़ देगा। तो हंस में पाया जाता है जी, पानी के पास जो है ना पाया जाएगा, है ना। और ये जो होते हैं ना, ये हंस जो होते हैं वो फिनिकोप्टेरिडी, ओह माय गॉड, बुद्धू कहीं का, फिनिकोप्टेरिडाई जो होता है उस प्रजाति के पक्षी कहलाते हैं, फिनिकोप्टेरिडाई। अच्छा, इसके अलावा जो आपका रॉबिन जो है, नो कलचिड़ी वाला जो चिड़िया है, कलचिड़ी पक्षी जो है, रॉबिन, इंडियन रॉबिन, वो सलमान खान रॉबिन हुड नहीं चले जाइएगा, इंडियन रॉबिन, कलचिड़ी। तो उसको आपने देखा होगा, वो क्या करता है, अपना घोंसला जो है ना नाजुक टहनी पर बनाता है, और उसमें क्या जड़ मिलेगा, ऊन मिलेगा, बाल रुई वगैरह मिलता है। और कौवा का बात करें तो उसमें घर का तार वगैरह भी मिलेगा, कांटे वगैरह मिलेंगे। और गोरैया पक्षी जो होता है अपना घोंसला जो है कहीं भी बना लेता है, आपने देखा होगा गोरैया। ज़्यादातर ये जो है ना गोरैया पक्षी क्या करते हैं, अलमारी के ऊपर, आईना वगैरह के पीछे, घर के दीवार के कोना में अपना घोंसला बना लेता है, कहीं मुंडेर पर, गोरैया वगैरह। तो खैर दोस्त, यहाँ तो हमारा चोंच जो है ना छानने की बात हो रही है, और ये हंस की बात हो रही है, हंस। श्वान जो होता है, फ्लैमिंगो, वन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, उस जोड़े की पहचान कीजिए जो कीलों के लार्वा के उदाहरण, इंसेक्ट्स लार्वा के उदाहरण हैं। तो लार्वा का उदाहरण इल्ली एवं भृंग समझ रहे हैं ना। गोबर में देखिएगा भृंग को, गोबर में पलते हुए, गोबर का जो है ना गुल्ला वगैरह देखिएगा, गोबर का गुल्ला वगैरह गोल गोल बनाता है, उसी को घड़काते रहता है, छोटा सा कीड़ा देखिएगा, थोड़ा सा मतलब 3 गुना 4 गुना 5 गुना आकार का होता है। किसका? बड़ी जो मक्खी होती है आम पे जो भिन भिन करती है उसकी अपेक्षा थोड़ा बड़ा होता है भृंग। और ये आपका जो है ना इल्ली तो ठीक है, लार्वा के उदाहरण होते हैं। यहाँ हमारा सूंडी एवं इल्ली जो कैटरपिलर और मैगोट्स जो होता है, कैटरपिलर और मैगोट्स, वो इसका उदाहरण हो जाएगा लार्वा का। हाँ जी। या अंडे के बाद ना कई प्रकार के कीड़े के लिए पहला जीवन चरण होता है क्या? लार्वा। जैसे अंडा दिया, तितली ने अंडा दिया, लार्वा वगैरह छोड़ दिया। और ये सूंडी वगैरह जो होता है ये कैटरपिलर समझ रहे हैं ना, तितली वगैरह जो होता है तो उसका जो छोटा बच्चा होता है वो कैटरपिलर कहलाता है, तितली का छोटा बच्चा। और ये सूंडी क्या होते हैं आपके समझ चुके हैं। तितली वगैरह जो होता है, कीड़ा पतंगा वगैरह जो होता है, वैसा ही तितली के टाइप का उड़ने वाला। जैसे ठंडी में भोज खाने गए होंगे ना, मरकड़ी पर कैसा एकदम जो है ना उड़नी वाला कीड़ा, तो उनके भी जो छोटे बच्चे होते हैं ना वो लार्वा कहलाते हैं। तो तितली वगैरह हो गया, पतंगा हो गया, तितली, उनके बच्चे उसी को सूंडी कहेंगे, सूंडी। और सूंडी के बच्चों को क्या कहते हैं? छोटा सा जो जीवन चक्र होता है, शुरुआती जीवन काल, उसे सूंडी कहते, उसे लार्वा कहते हैं। और लार्वा क्या? सूंडी, कैटरपिलर, तितली का बच्चा वगैरह, इल्ली, मैगोट्स जो होता है। इल्ली आपने समझा ना, मैगोट्स क्या? मैगोट्स यार तितली के ही टाइप का जो कीड़ा मकोड़ा उड़ने वाला होता है जिसके पंख होते हैं, तो उनके छोटे संतान
प्रारंभिक अवस्था वाला जो होता है वो लार्वा कहलाता है। बस इसी को तो इल्ली कहते हैं, तितली के टाइप का, पंख जिनके शरीर पर लगे रहते हैं। जैसे भोज वाला उदाहरण दिया ना, मरकड़ी पे कैसे एकदम जो उड़नी वाला आ जाता है। हमारा क्या हो जाएगा 4 नंबर उत्तर, सूड़ी एवं इल्ली। क्या? तितली वगैरह और कीट पतंगा। इल्ली, कीट पतंगा को शुद्ध हिंदी में इल्ली बोलते हैं, कीट पतंगा। नेक्स्ट, ईवीएस की प्रकृति है। तो ईवीएस की प्रकृति कैसी है? लीजिए, अब ये भी बताना पड़ेगा, सीधी बात है, एकीकृत है, इंटीग्रेटेड है। क्या है? इंटीग्रेटेड है। इतिहास, भूगोल, नागरिक, समाजशास्त्र आदि सबको एक करके पढ़ाना। और इसी में और प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ईवीएस जो है ना, एनसीईआरटी पहली कक्षा और दूसरी कक्षा में नहीं चलती है। कारण क्या है? तो भाषा और गणित के माध्यम से एकीकृत शिक्षा दे दिया जाता है, अन्य विषयों के माध्यम से एकीकृत शिक्षा मुहैया करवाया जाता है। ठीक है जी, एकीकृत। सामाजिक अध्ययन वगैरह, पर्यावरण शिक्षा वगैरह, यानी सारा चीज़ जो है ना ज्ञान दे दिया जाता है, इसी से जोड़ करके, भाषा वगैरह से जोड़ करके, विज्ञान गणित वगैरह से जोड़ करके। तो प्रारंभिक स्तर पे कैसा है ईवीएस? तो प्रारंभिक स्तर पर एकीकृत है, इंटीग्रेट है, इंटीग्रेटेड। अच्छा, एकीकृत शिक्षा, एकीकृत का यदि कहा जाए तो सिफारिश कब की गई थी? सिफारिश तो 2000 ईस्वी में, जो एनसीएफ 2000 है, और 2005 में लागू हो गया था। 4 गो बना हुआ है ना एनसीएफ 2005, एगो 1975, 1988 और फिर 2000, फिर 2005। चलिए आगे बढ़ेंगे, इंटीग्रेटेड होगा। नेक्स्ट, ईवीएस का पाठ्यक्रम थीम पर आधारित है, क्योंकि आप जानते हैं 6 मुख्य थीम में बांटा गया है। हाँ, पहला परिवार एवं मित्र, फिर भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे, चीज़ें जो हम सोचते हैं और जो करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये है ना। परिवार एवं मित्र, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और जो करते हैं, ये 6 गो है। और पहला वाला जो है परिवार एवं मित्र, उसमें कितने उप थीम हैं? तो 4 उप थीम हैं। आपसी संबंध, जानवर, पेड़ पौधे, जानवर यानी पशुएं, पेड़ पौधे वगैरह, और ये जो हैं ये सभी आपस में अंतर संबंधित हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं संयुक्त रूप से, है ना, कनेक्टेड हैं, इंटरलिंक्ड हैं। आप देखें 1 नंबर में थीम छात्रों में पर्यावरण के बारे में एक संयुक्त माने कनेक्टेड, हाँ, अंतर संबंधित यानी अंतर संबंधित, इंटर रिलेटेड, इंटरलिंक्ड, को रिलेटेड, कितना बेहतरीन विकल्प है, समझ को विकसित करता है। और 1 नंबर से बेहतरीन आपका ना तो 2 होगा, ना 3, नाइदर 4। देखें, छात्र ईवीएस को आसानी से सीख सकते हैं, यहाँ भी तो कह रहा है 1 नंबर में आसानी से समझ सकते हैं, यानी समझ को विकसित कर सकता है। तो दूसरा क्यों लेंगे जो कि आपका 80% दमदार है? हम 100% पॉजिटिव उत्तर को लेंगे ना। अंतर संबंधित है, अंतः संबंधित है, सह संबंधित होता है, को रिलेटेड होता है। तीसरा, छात्र ईवीएस को सीखने सिखाने की प्रक्रिया में शामिल होकर सीख सकते हैं, 1 नंबर इससे भी दमदार। छात्रों को सीखने में सरलता से आगे बढ़ सकते हैं। यार क्यों हैं? क्योंकि संयुक्त हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, को रिलेटेड हैं। 1 विल बी द बेस्ट 100% पॉजिटिव आंसर। कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस एक विषय के रूप में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा को निम्न में किस अनुशंसा पर एकीकृत करता है? लीजिए, आ गया एकीकृत, हाँ, और एकीकृत आ गया तो हो गया 2005, एनसीएफ 2005। बताया ना मैंने, अनुशंसा को एकीकृत करता है, 2005 में लागू कर दिया गया, एकीकृत कर दिया गया, और 2000 ईस्वी में केवल सिफारिश किया गया था, सबको एकीकृत इंटीग्रेट किया गया ना। और यह बात है 2005 ईस्वी की, है ना दोस्त। पर्यावरण अध्ययन 3 से 5 तक में चलता है ना,
एक विषय के रूप में। तो यहाँ पर हम समेकित रूप, एकीकृत रूप में इसे जो है ना कर देते हैं। और 1 और 2 जो क्लास जो होती है उसमें विषय नहीं चलती है ईवीएस की, तो इनसे जुड़े हुए मुद्दे, किनसे, ईवीएस से जुड़े हुए, सामाजिक अध्ययन से जुड़े हुए मुद्दे को भाषा और गणित के माध्यम से बताया जाता है, अन्य विषयों के माध्यम से एकीकृत करके सिखाया जाता है। ऐसे विकल्प मिलेंगे तो मारना है। चलिए दोस्त, हमारा उत्तर 2। नेक्स्ट, एक ईवीएस की अध्यापिका के लिए अपनी ईवीएस कक्षा में निम्न में से कौन सी सर्वाधिक चैलेंजिंग होगी, चुनौतीपूर्ण होगी? विद्यालय की भौगोलिक स्थिति शहर में है कि गांव समाज में है, महानगर में बड़े भिन्न भिन्न प्रकार के छात्रों को संबोधित, यस, व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या हमारा शिक्षण सिद्धांत भी एक व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत फ्रांसिस गाल्टन ने जो दिया हुआ है, पर्सनल इंडिविजुअलिटी। तो प्रत्येक व्यक्ति का, प्रत्येक बच्चे का भिन्न भिन्न अलग अलग रूप, रंग, व्यवहार, बुद्धि, योग्यता, पृष्ठभूमि अलग अलग होता है। और शिक्षक के लिए सबसे बड़ी चुनौती व्यक्तिगत विभिन्नता ही है। हमारी भी कक्षा में देखिएगा, कोई एकदम तुरंत समझ जाएगा, किसी को समझाने में एकदम माथा खा जाएगा, है? तो व्यक्तिगत विभिन्नता ही तो है, यही तो चुनौतीपूर्ण है। इसी का ख्याल तो शिक्षक को, शिक्षिका को रखना होगा। और शिक्षण सिद्धांत में भी तो बताया गया है व्यक्तिगता का सिद्धांत। 3 विल बी द राइट आंसर। अलग अलग शिक्षण विधियों से पढ़ाना होगा, बहुविविधता को, मल्टीडिसिप्लिनरी को सुसाधित करना होगा, अपनाया जाना होगा। एक विधि से नहीं, अनेकों तरीके से। जैसे गिलफोर्ड का बहुआयामी सिद्धांत अलग अलग रूप में बताइए, जैसे हार्वर्ड गार्डनर का मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत, कि विविधता को सुसाधित किया जाए। अलग अलग बच्चे, हो सकता है कोई केवल बोर्ड से समझ ले, कोई किताब से समझ ले, किसी को प्रोजेक्टर पर या मानचित्र पर या ग्लोब का सहारा लेना पड़े। बहुविविधता, वैविध्यपूर्ण वातावरण को, वैविध्यपूर्ण विधियों को सुसाधित करना होगा, अपनाया जाना होगा। और यही चुनौती होता है एक समावेशी कक्षा में। 3 विल बी द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किस प्रकार का सीखना ईवीएस कक्षाओं के लिए उपयुक्त है? मतलब शिक्षक या शिक्षिका किस प्रकार से बेहतरीन ढंग से ईवीएस की कक्षा में सिखा सकते हैं, उपयुक्त होगा? तो स्वयं करके सीखना, देखिए, लर्निंग बाय डूइंग, क्रियाशीलता, हस्तपरक गतिविधि, खुद से करना, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, ये तो दमदार होगा, बेहतरीन होगा। अब देखें, 1 नंबर ऑप्शन है केवल, क्या नहीं है, विवरण द्वारा सीखना, डिटेल्स वगैरह दे दिया गया, विवरण दे दिया गया, हाँ, डिस्क्रिप्शन दे दिया गया, अलग अलग उदाहरण दे रहे हैं शिक्षक, अलग अलग कई सारे उदाहरण दे रहे हैं, विवरण दे रहे हैं, उदाहरणों से सिखा रहे हैं, तरह तरह के अन्य अन्य एग्जाम्पल लेकर के, अन्य अन्य विधियां लेकर के सिखा रहे हैं, बच्चों को समझा रहे हैं विवरण दे करके। तो ए बी। अच्छा, रट कर सीखना तो कदापि नहीं होगा, डी नंबर। परिभाषा द्वारा सीखना, ये भी हमारा रट्टा विधि के माध्यम से चला जाएगा, ठीक। तो ए और बी, ए बी, ए और बी तो कहीं नहीं है। अब लीजिए, ए बी के साथ मजबूरी में आपको सी लेना पड़ेगा, क्योंकि छोटी कक्षाओं में परिभाषाओं के द्वारा भी सिखाते हैं। लेकिन दोस्त, बेस्ट आंसर की बात करेगा तो ए और बी होगा, लेकिन ऑप्शन, मतलब ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल। सो मैंने कोई लड़कियां नहीं मिला, तो आलिया जब नहीं मिली तो कालिया से बिहा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? तो 1 नंबर होगा। मैंने प्रेजेंस ऑफ माइंड, आप कितने जागरूक हैं, यही तो देखेगा सीटेट। यस। नेक्स्ट, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं? लीजिए, यह थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये तो थीम है, सीधी सी बात है, आपने जाना हुआ है। ये क्या होते हैं? थीम होते हैं। हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, चीज़ें जो हम बनाते हैं, जो करते हैं,
हाँ जी, 6 गो थीम होता है, परिवार एवं मित्र होता है, भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये 6 गो होता है। अब पहला वाला जो होता है परिवार एवं मित्र, फैमिली एंड फ्रेंड, अब उसके अंतर्गत 4 गो उप थीम होते हैं, और जो भोजन होता है उसके अंदर 5 गो उप थीम होता है। चलिए यहाँ हमारा क्या हो जाएगा उत्तर। ईवीएस पाठ्यक्रम में हम चीज़ें कैसे बनाते हैं और करते हैं, थिंग्स वी मेक, चीज़ें जो हम बनाते हैं और जो करते हैं, थिंग्स वी मेक एंड डू, और यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा ये थीम है। क्या है? थीम है। पशुओं के संरक्षण के विषय पर छात्रों को संवेदित यानी संवेदनशील बनाने के लिए, ठीक, संवेदनशील बनाने के लिए किस नीति का उपयोग कीजिएगा? कहानियाँ एवं विवरण। जी हाँ, पशु वगैरह को कहानियों में दादी जी लोरी सुनाती थी, कहानियाँ सुनाती थी, विवरण, डिटेल्स वगैरह, स्टोरीज, नैरेटिव्स वगैरह के माध्यम से तो करेंगे। विवरण, प्रयोग, कोई एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ थोड़े है जो कि आप प्रयोग करेंगे। पशु का संरक्षण के बारे में बोला जा रहा है। स्ट्रैटेजी फॉर सेंसिटाइजिंग, सेंसिटाइज बनाना है, सेंसिटाइज बनाना है, सेंसिटिव बनाना है स्टूडेंट्स को, किसके? प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, कर रहा है प्रोटेक्शन, जानवरों का जो संरक्षण है। तो प्रयोग क्या करेगा? कोई एक्सपेरिमेंट थोड़े है गणित वगैरह का, विज्ञान, केमिस्ट्री वगैरह का। हास्य चित्र पट्टियाँ, जो कॉमिक होता है, कॉमिक स्ट्रिप्स वगैरह, तो बच्चे जो है किताबों में देखते हैं, तरह तरह की चित्र पट्टियाँ, चित्रों को देखते हैं, इनसे भी बच्चों में जागरूकता आ सकती है, सेंसिटिव हो सकता है, कविताओं के माध्यम से भी होता है। ए सी डी, और ए सी डी हमारा दूसरे नंबर विकल्प में है, टू विल बी द राइट आंसर। बच्चों को क्या करना है? संवेदनशील बनाना है। क्या होना है? जागरूक। हमने बताया है संवेदनशीलता का मतलब अवेयरनेस प्रदान करना, जागरूकता प्रदान करना। सो टू विल बी द राइट आंसर। कक्षाओं में ईवीएस के क्रियाकलाप माने एक्टिविटी का संचालन करने का उद्देश्य, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज द पर्पस। एक्टिविटी जो होती हैं तो क्या करवाती हैं एक्टिविटी? बच्चे करके सीखें, अन्वेषण करें, डिस्कवरी करें। बोले तो अन्वेषण एवं अवलोकन के अवसर प्रदान करता है। 1 नंबर बेहतरीन है हमारा, है ना। चलिए आगे है, छात्रों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना। जी बिल्कुल, लर्निंग बाय डूइंग, क्रियात्मक कौशल, एक्टिविटी करना, यह भी हमारा हो जाएगा। सी, छात्रों में सौंदर्य बोधी संवेदन विकसित करना, सौंदर्यात्मक बोध वगैरह विकसित करना, यह भी हमारा हो जाता है। सौंदर्यात्मक बोध नहीं समझे? समझना था ही नहीं। एस्थेटिक सेंसिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, सौंदर्यात्मक बोध होता है कि हम हर बारीकियों को समझें। जैसे हिंदी में सौंदर्यात्मक बोध का मतलब क्या होता है? सौंदर्य, भाषा के सौंदर्य, मुहावरे, छंद, रस, दोहा, लोकोक्तियां, विलोम शब्द, समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, एवरीथिंग, ये सब मिलकर के एक भाषा में सौंदर्य, चार चांद लगाते हैं, सुंदरता को बढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार ईवीएस में क्या होता है? करके देखना, एक्सपेरिमेंट वगैरह करना, अनुप्रयोग करना, हस्तपरक गतिविधि वगैरह, ये सब सौंदर्यात्मक बोध। नहीं समझे? सौंदर्यात्मक बोध जहां मिलेगा सीटेट में, उत्तर लेना है आपको। अब तो समझिए। विषय वस्तु स्मरण करना, रट्टाफिकेशन, मेमोराइज करना, चलेगा क्या? गलत हो गया ना। ए बी सी, तीसरा नंबर हमारा उत्तर होगा। कहाँ कुछ है, झूठ मूठ का परेशान है लोग, झूठो फूस फास वाला गप कुछ है जी? है मन के जीते जीत, मन के हारे हार, सोचना ही नहीं है कुछ है, फुस्सो वाला गप है। अगला प्रश्न देखिए 84। छात्रों द्वारा पूछे गए प्रश्न उनके ईवीएस शिक्षा प्राप्ति का मतलब ईवीएस का शिक्षा प्राप्त हुआ उनको महत्वपूर्ण रूप से सूचक, इंडिकेट करने वाला कौन सा होगा विकल्प? प्रश्न छात्रों के ज्ञान का आकलन में मदद करते हैं। प्रश्न क्या करते हैं? बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो प्रश्न पूछने वाली कक्षा आप क्या कहिएगा? बाल केंद्रित कक्षा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जिज्ञासु हैं, क्यूरियस हैं, वैसे ही बच्चे प्रश्न पूछेंगे ना, जिनमें जिज्ञासा है, मौलिक चिंतन है, बच्चा स्वयं से एक्सप्रेस कर रहा है, अभिव्यक्त कर रहा है। देखिए ना,
और टीचर को भी पता चलता है ये बच्चा मेरा जो है ना उत्सुक है, ये बच्चा जल्दी सीख पाएगा कि नहीं सीख पाएगा। तो प्रश्न छात्रों के ज्ञान के आकलन में मदद करते हैं। जी बिल्कुल, प्रश्न छात्रों को स्वयं लर्निंग बाय डूइंग यानी खुद से ऑन सेल्फ OWN ऑन या सेल्फ की अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन कम्युनिकेशन करने का अवसर देते हैं। देखिए सक्रिय स्वयं, ये तो जहां आया तो बच्चा लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है और बेहतरीन विकल्प होगा। यदि यहाँ बोलता द बेस्ट बी नंबर तो हम सबसे पहले इसको ले लेते हैं हमारे उत्तर के रूप में। और हमारा सी नंबर है प्रश्न छात्रों के सीखने के प्रति जिज्ञासा। जी बिल्कुल यह भी होगा। छात्रों के क्रियात्मक कौशल का मूल्यांकन। ABCD तो नहीं, हमारा ABC उत्तर हो जाएगा। A, B और C हमारा उत्तर हो जाएगा, महत्वपूर्ण पॉजिटिव वाला। नेक्स्ट, EVS का विद्यार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए समाधान का विश्लेषण करता है। विश्लेषण एनालिसिस यानी सूक्ष्म गतिविधि को जानना, समालोचनात्मक चिंतन करना, विवेचनात्मक, आलोचनात्मक, क्रिटिकल एनालिसिस, क्रिटिक एनालिसिस करना, सूक्ष्म तत्वों का जांच करना, खंड खंड करना, जो कि ज्ञानात्मक कौशल जो होता है, ज्ञानात्मक कॉग्निटिव प्रोसेस जो होता है, कॉग्निटिव संज्ञान में लाना, संज्ञान में ला करके फिर प्रोसेस करना, प्रक्रिया करना, लर्निंग बाय डूइंग करना। तो इनके अंतर्गत किसी भी समस्या को समाधान करने में हम प्रयोग करते हैं किसका? विश्लेषणात्मक चिंतन का, साथ ही साथ संश्लेषण का भी, सिंथेसिस का भी प्रयोग करते हैं। और यहां तो पूछ रहा है एनालिसिस इज अ प्रोसेस स्किल, कॉग्निटिव प्रोसेस, प्रोडक्ट उत्पादन नहीं, उत्पादित नहीं होता है, साइकोलॉजिकल नहीं। तो ए और बी 1 नंबर हमारा उत्तर हो जाएगा। ओनली 1 and 2, ए और बी। नेक्स्ट, पाठ्य पुस्तकों एवं शिक्षकों के अतिरिक्त निम्न में से कौन सा EVS की शिक्षा का एक अच्छा साधन हो सकता है? EVS को पढ़ाने के लिए बेहतरीन हो सकता है समाचार पत्र, समुदाय के सदस्य। समुदाय के सदस्य समझ रहे हैं? जी, दादाजी से सीखा बच्चे ने कुछ, पापा जी से सीखा, मम्मी जी ने सीखा। सबसे पहले बच्चा परिवार से ही तो सीखता है, और ये संप्रदाय के, कम्युनिटी के सदस्य ही तो हैं, सोसाइटी के सदस्य ही तो हैं, फैमिली मेंबर्स। बी तो हमारा 100% होगा। अच्छा, ए भी हो जाएगा, कविताएं वगैरह, पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षक के अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तक और शिक्षा। अच्छा, पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त यानी इसके अलावा भी, इसको छोड़ करके क्या है? Which of the following can also be good resources of EVS learning other than, rather than टेक्स्ट बुक? तो टेक्स्ट बुक के अंतर्गत तो हमारा कविता भी आ जाता है, और टेक्स्ट बुक में क्रियाकलाप एक्टिविटी भी रहती है। समाचार पत्र ऑप्शन क्या है? ऑप्शन के आधार पर देखना होगा, एक अच्छा साधन है। बी तो कोई नहीं काट सकता है। ऑप्शन क्या है हमारे पास? केवल बी तो है नहीं, केवल ए बी। सी कविताएं हमारा तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। क्यों? समाचार पत्र हमारे समाज में ही तो पाया जाता है, शिक्षकों के अतिरिक्त, पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त। पाठ्य पुस्तक में समाचार पत्र नहीं आएगा। आप देखिए ना, समाचार पत्र, बच्चा उठाया समाचार पत्र को, न्यूज़पेपर को, उसमें तस्वीर देखा, उसमें ब्रायन लारा, सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर आदि को देखा, तरह तरह की तस्वीरों को देखा। भले पढ़ता नहीं है, ये अलग बात है, कुछ बच्चे पढ़ते भी हैं। तो कहता है पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, शिक्षकों के अतिरिक्त। तो कविता और क्रियाकलाप क्यों होगा भला? एकदम रीजनिंग लेवल के प्रश्न है, आपको सोचने पर मजबूर करेगा। बस थिंकिंग आपकी कैसी है, बस चिंतन करना है। और इस प्रकार हमारा तीसरा नंबर बेस्ट उत्तर होगा। क्या दिक्कत है? वाई आर यू फियर? ओ माई डियर, हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलेंगे, बिकॉज यू आर द हैंड ऑफ, यू आर इन द हैंड ऑफ DTA भागलपुर। ओ माई डियर। चलिए अगला 87 नंबर हमारा
क्विज भी चलता है दोस्त, क्विज कृपया ज्वाइन करें प्रत्येक दिन रात्रि 8 बजे। DTA भागलपुर सीटेट क्विज, टेलीग्राम पर सर्च करेंगे DTA भागलपुर सीटेट क्विज, मिल जाएगा, है ना। कृपया सर्च करें और ज्वाइन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें। आपकी सफलता ही हमारे लिए सर्व प्रमुखता वाला उपहार। 87 निम्न में से किन विषयों की चर्चा EVS की कक्षा में होगी? अब लीजिए, पूछ रहा है EVS में हमारे पर्यावरण अध्ययन में पेट्रोल के दर, हाँ जी, पेट्रोल के बारे में चर्चा होगी। पशुओं का संरक्षण, पशु पौधे वन्य जीव प्राणी, इसके बारे में तो पढ़ते हैं, जल प्रदूषण वगैरह पढ़ते हैं, हाँ। पेट्रोल खत्म हो जाए तो पढ़ते हैं। बीजों के अंकुरण, बीजों का अंकुरण भी पढ़ते हैं। अच्छा, बीजों के अंकुरण में कार्बन डाइऑक्साइड का मिलावट, सांद्रण वगैरह, जर्मिनेशन, क्या कॉन्सेंट्रेशन, तो इसके बारे में सर्वाधिक रूप से नहीं पढ़ने को मिलेगा। हमारा ABC उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। क्यों? इसके बारे में ज़्यादातर मतलब सारी कक्षा में नहीं मिलेगा, लेकिन सारी कक्षा में क्या मिल जाएगा? पेट्रोल के बारे में, जल आपदा, जल प्रदूषण वगैरह, पेड़ पौधे पशु पक्षियों के बारे में मिलेगा। तो ABC हमारा उत्तर होगा, 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्न में कौन सा EVS के मूल्यांकन में सामाजिक कौशलों का सूचक हो सकता है? सामाजिक कौशल का सूचक कह रहा है, सामाजिक कौशल, सोशल स्किल, तो सोशल स्किल वाला वर्गीकरण, विश्लेषण, साझा करना और मिलकर कार्य, यस। सहयोगात्मक गतिविधि, कोलैबोरेटिव लर्निंग, शेयरिंग, वर्किंग टुगेदर, साथ साथ मिलके करना। EVS में क्या सिखाते हैं? सामाजिक मूल्य, राष्ट्रीयता, एकता, अखंडता, बंधुत्वता, भाईचारा, सहयोगात्मक शिक्षा, कोऑपरेटिव, सहकारी अधिगम पढ़ाते हैं ना। इससे बेहतरीन कौन सा विकल्प होगा? सृजनात्मकता होगा। लेखन बोल रहा है, भाषा का चौथा वाला कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना के बारे में बोल रहा है। क्यों होगा भला यार? 3 नंबर, साझा करना, एक दूसरे के सुख दुख में साथ आना, यही तो सामाजिक मूल्य है। और 3 विल बी द पॉजिटिव एंड बेस्ट उत्तर। नेक्स्ट, रंग के आधार पर पशुओं को वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। रंग के आधार पर पशु को क्या कर रहे हैं? अलग अलग कर रहे हैं। तो वर्गीकृत करना उपयुक्त वाक्यांश इंगित करता है। सीखने का उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, सीखने की दक्षता, सीखने की प्रक्रिया, सीखने का उद्देश्य, सीखने की प्रक्रिया, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, लर्निंग प्रोसेस। अच्छा, देखिए, लर्निंग ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। प्रश्न क्या पूछा हुआ है उसको समझिए। रंग के आधार पर पशु को वर्गीकृत, अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इंगित करेगा किस पे? सीखने का उद्देश्य पे। क्यों? क्योंकि रंग से पशुओं को आसानी से पहचाना जा सकता है। कभी कभी एक ही पशु जो है ना, 2 रंग का, जैसे आपका गाय वगैरह, कोई चिटफड़को होता है, कोई उजला, कोई काला होता है, हाँ, गाय वगैरह तो सफ़ेद होता है, भूरा वगैरह होता है। तो सीखने के उद्देश्य, लर्निंग ऑब्जेक्टिव की ओर इंगित करता है। ये माने शिक्षा दिया ही जाता है वर्गीकरण कौशल विकसित करने के लिए। क्या करने के लिए दोस्त? वर्गीकरण कौशल, एनालिसिस करने के लिए, चिंतन करने के लिए, विश्लेषण कर सकें हम, क्या सही है क्या गलत है, समालोचनात्मक, आलोचनात्मक, विवेचनात्मक, क्रिटिक एनालिसिस कर सकें हम, आलोचनात्मक चिंतन कर सकें, सूक्ष्म परखता आ सके, क्या अच्छा है क्या गलत है, हम सीखने के उद्देश्य में, एम में सुसाधित करते हैं। सो हमारा 4 न होके 1 नंबर उत्तर होगा। सीखने का क्या है? ये सीखने के उद्देश्य हैं। 1 विल बी द राइट आंसर। मतलब पढ़ाया क्यों जाता है, लर्निंग क्यों किया जाता है, इसी का तो ऑब्जेक्टिव है। वर्गीकृत कौशल, वर्गीकरण, प्रॉज एंड कॉन्स को जान सके बच्चा, वर्गीकरण को जान सके। तो ये लाइन क्या इंगित कर रहा है? सीखने का उद्देश्य। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन एंड लास्ट, स्टूडेंट्स ऑफ EVS असेस्ड बाय अ टीचर थ्रू ऑब्जर्वेशन। देखिए, अवलोकन क्या कहता है कि शिक्षिका द्वारा उसके EVS छात्रों का मूल्यांकन, जांच करना
उनके अवलोकन के द्वारा, ऑब्जर्वेशन, विजुअलाइजेशन, चाक्षुषीकरण, चाक्षुष मानसिक चित्रण, मनः दर्शन, दृश्यमानीकरण, दृश्यमान देखा देखी करना, है ना। उनसे प्रश्न पूछकर, उनके अवलोकन के द्वारा चित्र बनाने में उनकी भागीदारिता, चित्र बनाने में उनका भागीदारिता, पार्टिसिपेशन, कोलैबोरेशन, विचार विमर्श, डिस्कशन वगैरह में हिस्सा लेना, इन सब के उपरांत इकाई परीक्षण। तो क्या दर्शाता है? सब तो पॉजिटिव है दोस्त, पॉजिटिव खोजिए ना। शिक्षिका अवलोकन के उपकरण का प्रयोग करती है। अवलोकन के उपकरण, शिक्षिका संकलित मूल्यांकन का प्रयोग करती है। संकलित मूल्यांकन मतलब क्या होता है? सम्मेटिव, योगात्मक मूल्यांकन, संकलित, नंबर वगैरह जांच करना, जो वार्षिक परीक्षा होता है, अर्धवार्षिक परीक्षा होता है। दूसरा कभी होगा दोस्त, क्या बताया था मैंने? फॉर्मेटिव असेसमेंट बढ़िया होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्माणात्मक आकलन। फॉर्म होना, ज्ञान का निर्माण होना, रचनात्मक आकलन, फॉर्मेटिव। असेसमेंट किसका? सम्मेटिव का, सम नहीं लेना है। संकलित, संकलनात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन नहीं लेना है, कदापि नहीं। शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन प्रक्रिया का प्रयोग करती है। माने स्कूल बेस्ड असेसमेंट। क्या? SBA फुल फॉर्म क्या होता है? स्कूल बेस्ड असेसमेंट। क्या कहता है SBA? कि एक शिक्षिका जिसने साल भर पढ़ाया अपने बच्चों को, वो बेहतरीन आकलन मूल्यांकन कर सकती है अपने बच्चों का, वनस्पत कंपैरिजन दैट बोर्ड परीक्षा के। जो जुम्मा एक दिन पढ़ाएगा, एक दिन बोर्ड का परीक्षा केवल ले लिया, वो बेहतरीन जांच नहीं कर सकता। जिसने साल भर पढ़ाया है अपने शिक्षार्थियों को, विद्यार्थियों को, वो बेहतरीन ढंग से आकलन कर सकती है, मूल्यांकन कर सकती है ना। तो वह क्या? तीसरा नंबर का प्रयोग हो रहा है, प्रयोग कर रही है। शिक्षिका अवलोकन के उपकरण, ये अवलोकन के उपकरण है, विचार विमर्श वगैरह, क्या? चित्र बनाना। हमारा तीसरा उत्तर होगा। स्कूल में, विद्यालय में ही तो कर रही है ना, विद्यालय में ही तो कर रही है। इन सब के जरिए अवलोकन को देख रही है, प्रश्न पूछना, चित्र बनाना, भागीदारी पार्टिसिपेशन करना, बच्चा एक दूसरे से सहयोगात्मक गतिविधि कितना है, विचार विमर्श हिस्सा लेना। तो हमारा शिक्षिका विद्यालय निर्धारित मूल्यांकन का प्रयोग करती है। सहपाठी मूल्यांकन तकनीक का प्रयोग कर रही है। सहपाठी कहाँ? एक दूसरे से बातचीत करने वाला। माने दमदार क्या होगा? बेहतरीन क्या होगा? 3 नंबर। तीसरा हमारा बेस्ट उत्तर होगा। चलिए मित्र, पुनः मिलते हैं अगली दमदार कक्षा में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारी DTA भागलपुर कक्षा मनाली चौक, घूरन साहब पीर बाबा चौक के निकट, मनाली होटल से सटा हुआ, पहला बिल्डिंग, भागलपुर। संपर्क सूत्र तो पता है ना। चलिए, आपके मित्रों का, आपका सच्चा साथी, आपके दुआओं का आकांक्षी DTA भागलपुर। जय हिंद।